Okay, so like we had covered the jurisdiction of courts, right? कि किस कोर्ट का क्या jurisdiction होता है, right? जहाँ पर हम लोगों ने जो है original jurisdiction, appellate jurisdiction, advisory jurisdiction और supervisory jurisdiction को देखा था, राइट? इसके अलावा हमने देखा था कि कोर्ट किस तरह से जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर भी काम करता है, जबकि वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है और इसके डिसीजंस जो होते हैं वो लोअर कोर्ट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, फ़ायदे के लिए होते हैं, क्योंकि वो जो है फिर सिमिलर केसेस में उन डिसीजंस का रेफरेंस ले सकते हैं। अब आगे हम बात करने वाले थे टाइप्स ऑफ केसेस की, कि कोर्ट के सामने जो केसेस लाए जाते हैं वो ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। ओके, तो सिविल केसेस कौन से हो गए? तो सिविल केसेस जो है वो बेसिकली पैसे, प्रॉपर्टी या फिर सोशल मैटर जैसे कि इनहेरिटेंस हो गया, मैरिज डिस्प्यूट हो गया, इन सब से जुड़े हुए होते हैं। और सिविल केसेस में जो सेंटेंस जो अवार्ड किया जाता है, जो सज़ा जो दी जाती है या जो निर्णय जो दिया जाता है, इसमें आपका होगा डैमेज पेमेंट करना। जो भी कंसर्न पार्टी है उसको आप डैमेज का पेमेंट करिएगा। इस टाइप के केस जो होते हैं वो नॉर्मली जो है दो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में होते हैं। वैसे ये जो है इस तरह केस प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकता है, स्टेट के बीच में भी हो सकता है। क्रिमिनल केसेस जो होते हैं इसमें चोरी, डकैती, खून, बेईमानी, फिजिकल इंजरी मतलब मारपीट, इस तरह के ऑफेंसेस जो है वो क्रिमिनल केसेस में शामिल होते हैं। और क्रिमिनल केसेस में जो सेंटेंस दिए जाते हैं, जो सज़ा दी जाती है, ये होता है फाइन एंड शॉर्ट टर्म प्रिजन सेंटेंस और डेथ सेंटेंसेस डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम, राइट? इसमें जो आपको सज़ा दी जाएगी, जो निर्णय सुनाया जाएगा, इसमें आपको जो है जुर्माना लग सकता है और कुछ दिनों के लिए जो है जेल या फिर मृत्युदंड, डिपेंड करता है आपने कितना बड़ा क्राइम किया है किसी ने। ओके, क्रिमिनल केसेस में जो है स्टेट जो है इटसेल्फ इज़ द कंप्लेनेंट बिकॉज द क्राइम इज सीन एज एन ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज एंड नॉट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। क्रिमिनल केसेज में जो है एक पार्टी जो है वो सरकार ही होती है, समझे कि नहीं? तो सरकार जो है वो खुद कंप्लेनेंट के तौर पर जो है देखी जाती है, क्योंकि कोई भी क्राइम अगर होता है तो ये जो है सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम माना जाता है, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट। ठीक है, तो वेल दैट वाज अबाउट द लाइक टाइप्स ऑफ केसेस, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अब आगे हम बात करते हैं कोर्ट्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद सुप्रीम कोर्ट। न्यू दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट और ये जो है इंडियन जुडिशियरी का टॉप मोस्ट कोर्ट हो गया। इट रिड्रेसेस बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, तो मतलब ये जो है सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस को जो है देखता है, और साथ ही साथ जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो मामला होता है, संविधान को परिभाषित करने वाला, राइट, या संविधान के व्याख्या से रिलेटेड जो मामला होगा उसको भी सुप्रीम कोर्ट ही देखती है। कंपोजिशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो है एक चीफ जस्टिस होते हैं जो कि कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के कह सकते हो कि करता रहता मुखिया हो गए। इसके अलावा 25 और जजेज जो है वो उनके साथ काम करते हैं। और चीफ जस्टिस जो है वो किनके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं? ही इज अपॉइंटेड बाय और ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो है चुने जाते हैं इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो भी जो है CJI के साथ जो है राय परामर्श करके ही जो है बाकी जजेस जो है वो भी चुने जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो है जज होने के लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहली बात, इंडिया का नागरिक तो आपको होना ही चाहिए। या तो 10 साल के लिए आपको हाई कोर्ट का एडवोकेट होना पड़ेगा, या फिर कम से कम 5 साल के लिए जो है हाई कोर्ट का जज होना पड़ेगा। साथ साथ जो है आपको बहुत ही मतलब जाना माना जो है लॉ एक्सपर्ट होना पड़ेगा प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, ठीक है, राष्ट्रपति के ओपिनियन में। फिर बात करते हैं हम टेन्योर एंड रिमूवल, कि कितने समय के लिए चुने जाएंगे और कैसे हटाया जाएगा। तो देखो, एक आदमी जब जज के तौर पर अपॉइंटमेंट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ही कैन रिमेन इन ऑफिस टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। वो जो है तब तक रह सकते हैं जब तक कि वो 65 साल की उम्र के ना हो जाए। रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट ईजी। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना आसान नहीं है। ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। वो जो है सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं, और वो भी अगर ये प्रूव किया जाए कि उन्होंने कुछ मिसबिहेवियर किया है या फिर वो अक्षम है अपने रोल में, तभी हटाए जा सकते हैं। जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल है जज का, ये इम्पीचमेंट के थ्रू है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पासेज ए रिजोल्यूशन। हर एक जो पार्लियामेंट का हाउस है वो एक रिजोल्यूशन पास करती है, ठीक है, और जिसके सपोर्ट में जो टोटल मेंबरशिप है उस हाउस की, मतलब लोकसभा या राज्यसभा की, उसका जो है मेजॉरिटी वोट चाहिए।
और साथ ही साथ जितने मेंबर वहाँ पर मौजूद होकर वोट कर रहे हैं उनमें 2/3 से ज़्यादा मेंबर का जो है सपोर्ट चाहिए, तब आप इम्पीचमेंट को पास करवा सकते हैं। समझे कि नहीं? मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होगा, जो कि जज को हटाने का प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में हर एक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, ये एक रिजोल्यूशन पास करेंगे कि भाई इस जज को जो है इम्पीच किया जा रहा है, और इसको जो है पास करना पड़ेगा टोटल जो मेंबरशिप ऑफ द हाउस है उसमें मेजॉरिटी के द्वारा। जो दोनों हाउसेज की जो मेंबरशिप है टोटल, दोनों हाउसेज में जो टोटल मेंबरशिप होगी, मतलब जितने मेंबर होंगे लोकसभा में और जितने मेंबर होंगे राज्यसभा में, तो उनकी मेजॉरिटी के द्वारा उसको पास करना पड़ेगा। और मेजॉरिटी जो है वो 2/3 से कम नहीं होगी। जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे और वोट कर रहे होंगे उनके 2/3 से कम वोट में पास नहीं होगा ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस। अब सुप्रीम कोर्ट के पावर्स की बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत तरह के काम करती है अपने जुरिस्डिक्शन में। ओके, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस तरह के डिस्प्यूट से कंसर्न्ड होती है जिसमें कि यूनियन और एक से ज़्यादा स्टेट शामिल हो, यूनियन और कोई स्टेट शामिल हो, ठीक है, एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है स्टेट और बाकी दूसरे कोई साइड हो, या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स खुद में झगड़ रहे हों, तो ये ओरिजिनल जो है जुरिस्डिक्शन हो गया। मतलब कि यूनियन और एक या एक से ज़्यादा स्टेट का झगड़ा, यूनियन और कुछ स्टेट्स और बाकी स्टेट का झगड़ा, या यूनियन और स्टेट्स और बाकी किसी और का झगड़ा, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच का झगड़ा। तो ये सब जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गया सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा जो है अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो है उसमें क्या होगा, तो हाई कोर्ट और बाकी कोर्ट्स के जो डिसीजंस हुए हैं वो जो है फिर इसके अपीलेट जुरिस्डिक्शन में आ जाते हैं। तो कहाँ पर होगा ये एप्लीकेबल, तो ऐसे केसेज इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे केसेज जहाँ पर कि संविधान के व्याख्या की ज़रूरत है। केसेज सेंट बाय द हाई कोर्ट्स, ऐसे केस जो कि हाई कोर्ट ने भेज ही दिए कि भैया सुप्रीम कोर्ट में ही जाके दिखवाइए आप इसको। या फिर क्रिमिनल केसेज जिसमें कि हाई कोर्ट ने जो है लोअर कोर्ट का डिसीजन चेंज कर दिया है और डेथ सेंटेंस दे दिया है, तो ऐसे केस में भी जो है अपीलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का होगा। और इसके अलावा ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ इट्स ओन अर्लियर डिसीजंस, अपने ही पुराने डिसीजन के रिव्यू के दरमियान भी। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट तब एक्सरसाइज करती है जब प्रेसिडेंट जो होते हैं वो संवैधानिक मुद्दों पर, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर जो है एडवाइस मांगते हैं। ओके, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लिया जाए किसी लीगल एस्पेक्ट पर या फैक्ट पर जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो वो जो है ऐसे मैटर को ही कैन रेफर सच ए मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन। वो ऐसे मैटर को जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकते हैं इसके ओपिनियन के लिए। However, the opinion of the Supreme Court is not binding on the President। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन जो है वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होता है, ऑफ कोर्स, वो तो एडवाइस हो गया ना सिर्फ। फिर अंडर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कोर्ट्स बिलो इट। ओके, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन सभी कोर्ट्स को सुपरवाइज करती है जो किसके अंदर काम करते हैं, और वो देखती है कि वो सब जो है प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर भी काम करती है। इसके डिसीजंस जो होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और ये माना जाता है, या उनको जो है कानून की तरह ही माना जाता है, ठीक है ना। कोई भी डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट दे देती है वो फिर इंडिया के किसी और कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो फिर सारे कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होता है, ठीक है। So well, that was about Supreme Court. Now in the next class we will talk about like High Court and then the lower courts, and well, that is the way we will move on. Until then, just have fun and just like go through the Supreme Court section as well as you can. How better?